स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग रासो ग्रंथों के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने रासो साहित्य से जुड़े हुए 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहला है रासो साहित्यों की भूमिका और दूसरा उसमें मैंने पढ़ाया आपको विशल देव रासो। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के विषय में। लेकिन पृथ्वीराज रासो के विषय में तथ्यों को समझें उससे पहले इसकी स्टोरी समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की कभी पटी नहीं, उनमें हमेशा प्रतिद्वंदिता रही। तो इस प्रतिद्वंदिता का कारण वास्तव में क्या रहा? क्या जयचंद पहले से ही ऐसा था या जयचंद में क्रोध वाली प्रवृत्ति ही पहले से ही विद्यमान थी कि उसका कोई कारण था? जब तक हम कारणों को नहीं जानेंगे, जब तक इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक शायद हम इसकी वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले मैं इसके स्टोरी की चर्चा आपसे करता हूं और फिर मैं इसके तथ्यों की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए, ये पृथ्वीराज रासो में 3 राजवंशों की कहानी है, जिसमें पहला राजवंश है चौहान वंश। कौन सा भैया? चौहान वंश। दूसरा है इसमें तोमर वंश। तोमर वंश। और तीसरा है इसमें चालुक्य वंश। कौन सा वंश भैया? चालुक्य वंश है। उस समय ये 3 राजवंश बड़े ही प्रभावशाली श्रेणी में थे, जिसमें जो चौहान वंश था, इस चौहान वंश की जो शासन सत्ता थी वो अजमेर में थी। कहां? अजमेर में। अजमेर। और तोमर वंश की जो शासन सत्ता थी उस समय वो दिल्ली पर थी। कहां? दिल्ली पर। और जो चालुक्य वंश था, यह चालुक्य वंश उस समय प्रभावशाली था कन्नौज पर, अर्थात कन्नौज पर शासन सत्ता जो थी वो किसकी थी? चालुक्य वंश की। कन्नौज। ये जो अजमेर है, इस अजमेर का राजा अर्णोराज था। कौन भैया? अर्णोराज। और अर्णोराज की एक संतान है जिसका नाम है सोमेश्वर। क्या भैया? सोमेश्वर। और ये जो दिल्ली पर शासन सत्ता जो तोमर वंश का था, उस समय तोमर वंश का जो शासक था उसका नाम था अनंगपाल। कौन भैया? अनंगपाल था। और अनंगपाल की 2 पुत्रियां थीं। 2 पुत्रियां। जिसमें पहली पुत्री का नाम कमला था। तथा दूसरी पुत्री का नाम सुंदरी था। क्या था भैया? सुंदरी। और जो कन्नौज है, उस कन्नौज पर शासन सत्ता उस समय विजयपाल का था। किसका? विजयपाल का। और इसमें ये जो कमला है, इस कमला का विवाह जो हुआ वो किसके साथ में हो गया? तो यह विवाह हुआ सोमेश्वर के साथ में।
विवाह। जब सोमेश्वर के साथ कमला का विवाह हो गया तो कमला और सोमेश्वर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या भैया? पृथ्वी राज चौहान। और सुंदरी का जो विवाह हुआ, इस सुंदरी का विवाह विजयपाल के साथ में हुआ। और सुंदरी और विजयपाल से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जयचंद। क्या? जयचंद। और बाद में जयचंद से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा नहीं, संयोगिता। 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 यह पुत्र है और यह जो है पुत्री है। ठीक है? और यह इन लोगों का पुत्र है। और अरणोराज का पुत्र सोमेश्वर है। बात समझ में आ रहा है? अब वास्तविकता समझिए। जो चौहान वंश था, उस चौहान वंश की शासन सत्ता अजमेर पर थी और अजमेर का राजा अरणोराज था और अरणोराज का पुत्र सोमेश्वर था। और जो तोमर वंश था, तोमर वंश की शासन सत्ता उस समय दिल्ली पर थी और दिल्ली का शासक अनंगपाल था। अनंगपाल की दो पुत्रियां थी, कमला और सुंदरी। उसी समय चालुक्य वंश की जो शासन सत्ता थी वो कन्नौज पर थी और उस समय कन्नौज का राजा विजयपाल था। विजयपाल का पुत्र जयचंद था। कौन? जयचंद। अब थोड़ी सी स्टोरी समझिए। इसमें अनंगपाल की जो दो पुत्रियां थी उसमें कमला और सुंदरी, उसमें कमला का विवाह जो हुआ था वो सोमेश्वर से हुआ था। और सोमेश्वर और कमला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और जो दूसरी पुत्री सुंदरी थी, उस सुंदरी का विवाह विजयपाल से हुआ और विजयपाल और सुंदरी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जयचंद। बाद में जयचंद से भी एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था भैया? संयोगिता। अब ध्यान से समझो। वास्तव में ये जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के अनंगपाल क्या है भैया? जानते हैं? नाना हो गए। कौन? नाना। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर ये नाना हो गए तो जयचंद का नाना कौन हुआ? तो भाई जयचंद का नाना भी अनंगपाल ही हुआ। बात समझ में आ रही ना? अब कमला पृथ्वीराज चौहान की मां और जो सुंदरी है वो पृथ्वीराज चौहान की मौसी हुई। कौन हुई? मौसी। मौसी तो हुई। मौसी। और मौसी का जो पुत्र होता है वह भी भाई समान ही होता है। अब मामला बिगड़ा कहां वो समझो। आप हमें बताएं कि अगर किसी पिता की दो संतानें हैं और दोनों ही पुत्रियां हैं तो पिता की मृत्यु के बाद में उसकी संपत्ति का बंटवारा यदि हो तो क्या केवल एक पुत्री को मिलना चाहिए या दोनों को मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन यहां यही नहीं हुआ। वास्तव में ये जो अनंगपाल था, यह अनंगपाल इस पृथ्वीराज चौहान को बहुत मानता था। पृथ्वीराज चौहान को बहुत मानता था। यह गलत बात है। क्यों? अरे भाई, अनंगपाल की दो पुत्रियां कमला और सुंदरी, तुमने अपनी एक पुत्री के पुत्र को बहुत प्रेम किया
और आपने अपनी दूसरी पुत्री के पुत्र से कोई प्रेम नहीं किया, कोई लगाव नहीं किया, कुछ भी हो, बात वो अलग की है कि वो क्रोधी था क्या था, वो तो बात की कहानी है। लेकिन जितना हक पृथ्वीराज चौहान का अनंगपाल पर था, उतना ही हक इस जयचंद का भी अनंगपाल पर था। अनंगपाल ने किया क्या? अनंगपाल ने अपनी दिल्ली की जो शासन सत्ता थी वो दी किसको? पृथ्वीराज चौहान को दे दी। और पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की जो शासन सत्ता थी वो सोमेश्वर उसके पिता होने के कारण यहां की भी शासन सत्ता उसे मिल गई। अर्थात पृथ्वीराज चौहान की जो शासन सत्ता थी वो अजमेर और दिल्ली, इन दोनों के दोनों जगहों पर हो गई। और जयचंद्र के हिस्से में क्या आया? तो जयचंद के हिस्से में उसके पिता के पक्ष से केवल और केवल कन्नौज आया। क्या आया? कन्नौज आया। अगर पृथ्वीराज चौहान को दो जगह की शासन सत्ता मिली और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों ही शासन सत्ताओं में जो दिल्ली की शासन सत्ता थी, अगर उसी का एक आधा अंश जयचंद को दे दिया होता तो कोई विवाद ही ना होता, कोई विवाद ही ना होता। लेकिन ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया। इसीलिए इस पृथ्वीराज चौहान का और इस जयचंद का आपस में खुन्नस हो गया। इसी बात को लेकर के खुन्नस था, इसी बात को लेकर के उन दोनों के मन में मनमुटाव हो गया। बाद में प्रतिद्वंदिता बढ़ती चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद में हुआ क्या? नियति ने एक अजीब सा खेल रचा। जयचंद के घर एक पुत्री जन्म ली जिसका नाम था संयोगिता, और यह संयोगिता जो थी, यह संयोगिता प्रेम किससे करने लगी? इस पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से। और जब इस बात की सूचना जयचंद को चली कि मेरी जो पुत्री है, मेरी जो पुत्री है वह प्रेम किससे कर रही है? वह प्रेम कर रही है पृथ्वीराज चौहान से, तो जयचंद को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने तुरंत किया क्या? उसने तुरंत संयोगिता का स्वयंवर रचा दिया। और संयोगिता का जब स्वयंवर का समय सुनिश्चित कर दिया गया तो जयचंद ने ढेर सारे राजाओं के पास में निमंत्रण भेजा, लेकिन उसने किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी एक राजा था, लेकिन फिर भी उसकी उससे खुन्नस थी, इसलिए उसकी वजह से उसको नहीं बुलाया। अच्छा, एक बात और बताएं, कुछ लोगों के मन में ये भी होगा, अरे भाई ये अपने भाई के ही पुत्री से विवाह कर रहा है, यानी तो उसकी भी पुत्री हुई। हाँ, हुई। वास्तव में आपको खूब अच्छे से पता होगा ना, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। और मैं तो कहता हूं प्यार अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा सब होता है, सब होता है। प्रेम ऐसे क्रिटिकल जगह होता ही है जहां से ना कदम को आगे बढ़ाया जा सके ना तो पीछे खींचा जा सके। ये प्रेम की बड़ी विचित्र कहानी है जिसे समझ पाना बहुत ही दुरूह कार्य है। इसके विषय में केवल मंथन किया जा सकता है, इसके विषय में विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। चलिए हम लोग अपने मूल तथ्य पर चलते हैं। फिर जब जयचंद ने स्वयंवर का प्रस्ताव लोगों के पास में भेज दिया, स्वयंवर की डेट भी सुनिश्चित हो गई, स्वयंवर प्रारंभ भी हो गया। अब जब यह संयोगिता वरमाला लेकर के बाहर निकली, उसके पहले की थोड़ी सी कहानी और समझें। इस जयचंद ने क्या किया? अपने राजमहल, कन्नौज का जो राजमहल था, राजमहल के सामने पृथ्वीराज चौहान की खूब बड़ी सी प्रतिमा अपने उसी मुख्य द्वार पर लगवा दिया। क्यों लगवाने का कारण क्या था? पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करना था। उसने कहा पृथ्वीराज चौहान मेरी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता है, पृथ्वीराज चौहान की औकात मेरे सामने कन्नौज के द्वारपाल से ज्यादा नहीं है। इसलिए उसकी प्रतिमा को उसने बेइज्जत करने के लिए कहां लगा दिया? कन्नौज के राजमहल के बाहर मुख्य द्वार पर। जो भी राजा आए पूछे ये कौन भैया? तो पृथ्वीराज चौहान। तो यहां कैसे? अरे ये मेरे यहां का द्वारपाल है, मैं इसे द्वारपाल से ज्यादा नहीं मानता हूं। इसकी सूचना
सखियों के माध्यम से संयोगिता को पता चल जाती है। संयोगिता वरमाला लेकर के बाहर निकलती है और जब वहां पर पृथ्वीराज चौहान को किसी जगह पर बैठा हुआ नहीं देखती है तो उसकी एक सखी संयोगिता से कहती है कि वास्तव में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया है, उसको बेइज्जत करने के लिए उसकी प्रतिमा को बाहर लगा दिया गया है। संयोगिता ने किया क्या? संयोगिता वरमाला लेकर के सीधे मुख्य द्वार से बाहर जाती है और जो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा होती है उसी प्रतिमा पर वो माला पहना देती है। जैसे ही माला पहनाती है तुरंत इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को उसके गुप्तचरों के द्वारा मिलती है। तुरंत पृथ्वीराज चौहान घोड़े से आता है और संयोगिता को घोड़े पर बैठा कर लेकर के चला जाता है। तो ये इसकी मुख्य स्टोरी है जो आप पृथ्वीराज रासो में देखेंगे। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? कमला। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के बाबा का क्या नाम था? अर्णोराज। पृथ्वीराज चौहान के नाना का क्या नाम था? अनंगपाल। पृथ्वीराज चौहान के मौसी का क्या नाम था? सुंदरी। सुंदरी का विवाह किससे हुआ था? विजयपाल से। विजयपाल और सुंदरी से कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ था? जयचंद। जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। जयचंद के नाना का क्या नाम था? अनंगपाल। जयचंद के मौसी का क्या नाम था? कमला। बात समझ में आ गई? जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज का। और पृथ्वीराज चौहान कहां का राजा था? अजमेर का। लेकिन नाना के पक्ष से उसे दिल्ली की शासन सत्ता भी मिल चुकी थी। यहां तक की बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर ध्यान रखने का विषय वस्तु क्या है? यहां पर जो ध्यान रखने का विषय वस्तु है भैया वो ये है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये जो आप वंशावलियां देख रहे हैं ये अग्निवंशी क्षत्रिय थी। क्या? अग्निवंशी क्षत्रिय। अर्थात ये जो चौहान वंश है, तोमर वंश है और ये जो चालुक्य वंश है ये वंशावलियां कैसी हैं? तो ये अग्निवंशी क्षत्रिय हैं। क्या? अग्नि वंशीय क्षत्रिय। अग्निवंशीय क्षत्रिय हैं। यह कहां बताया गया है? तो यह पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। तो पहला तथ्य तो आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा तथ्य ध्यान देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज रासो है उस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या बताया गया है? कमला बताया गया है। जबकि वास्तव में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम इतिहास के पन्नों में कमला नहीं बताया गया है, वरन क्या बताया गया भैया? तो इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। क्या था? कर्पूरी देवी। ये दो तथ्य मैं आगे आपको समझाता हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? चलिए आगे समझते हैं। स्टोरी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को एक बार पुनः बैक करके देखेंगे तो आपको इसकी वास्तविकता पता चल जाएगी, स्टोरी आपकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो आप सत्य समझ नहीं पाएंगे और फिर वो बात आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। इसलिए आपको यदि कहीं पे कोई भी समस्या है तो आप वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके एक दो बार देखेंगे तो चीजें आपकी समझ में आ जाएगी, स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है? अब आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो को कई लोग जाली मानते हैं, कई लोग अप्रामाणिक मानते हैं, कई लोग प्रामाणिक मानते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसकी अप्रामाणिकता का कारण क्या है? इसके जाली होने का कारण क्या है? आखिर क्या वजह है कि लोग इसे झूठा और गलत भी साबित कर देते हैं? वो कारण क्या है? कारण समझते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वास्तव में चौहान वंश
तोमर वंश, तोमर वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। ये तीन की तीनों वंशावलियां पृथ्वीराज रासों में, चालुक्य वंश पृथ्वी राज रासों में रासों में अग्नि वंशीय, क्षत्रिय, बताए गए हैं। जबकि इतिहास में इतिहास में ये तीनों राजवंश तीनों राजवंश सूर्यवंशी बताए गए हैं। सूर्यवंशी बताए गए हैं। अर्थात इतिहास में और पृथ्वीराज रासों में इन दोनों के तथ्य आपस में मैच नहीं खाते हैं, मिलते नहीं हैं। इसी आधार पर डॉक्टर बुलर ने इसी आधार पर डॉक्टर बुलर ने डॉक्टर बुलर ने इसे जाली व अप्रामाणिक माना। अप्रामाणिक माना, अप्रामाणिक माना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा, क्या कहा? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कमला है। कमला है। जबकि इतिहास में कर्पूरी देवी, इस आधार पर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रामाणिक माना। अप्रामाणिक माना। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो को किसने जाली ग्रंथ बताया है, जाली कहा है, तो जाली कहा है डॉक्टर बुलर ने। किसने? डॉक्टर बुलर ने। और अप्रामाणिक किसने माना है? तो अप्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। यह अप्रामाणिक माने हैं इस ग्रंथ को। बात समझ में आ गई भैया? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं आपसे। लिख लिया? चलिए, यदि आपसे पूछा जाए जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी माता का क्या नाम पृथ्वीराज रासो में बताया गया है, तब आपको कमला ही बताना होगा। इनके पिता का नाम सोमेश्वर। यह पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। यह एक अपूर्ण ग्रंथ है। इसको पूरा करने का श्रेय जो जाता है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जल या जल्हड़ को जाता है। किसको जाता भैया? जल या जल्हड़ को। कहीं कहीं पर इनका नाम जल मिलता है, कहीं कहीं इनका नाम जल्हड़ मिला हुआ है। दोनों लोग एक ही हैं। अब आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? लेखक, तो इसके लेखक हैं भैया चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई है। पूछा जाए यह रचना कब लिखी गई है, तो 1225 से समय 1225 से 1249 विक्रमी संवत। 1249 विक्रमी संवत। 1225 से 1249 विक्रमी संवत। संस्करण इसमें कितने हैं भैया? तो इसमें कुल 4 संस्करण हैं। कितने? 4। इसमें समय कितने हैं? समय का मतलब यहां पर भैया अध्याय से है। किससे है? अध्याय से। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो अध्यायों की संख्या है वो 69। ये कई बार पूछा जा चुका पेपर में, कई बार के पेपर में पूछा गया है किसमें कितने अध्याय हैं। पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज रासो है वह पृथ्वीराज रासो की विधा क्या है,
विधा, तो यह एक महाकाव्य है। क्या? महाकाव्य है। शैली, शैली नहीं, वरन इसे भाषा लिख देते हैं तो ज्यादा सटीक हो जाएगा। भाषा। बीरस प्रधान रचना है तो डिंगल शैली, डिंगल भाषा शैली है इसकी। ठीक है। प्रधान रस, बीर रस और गौड़ रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है इसमें। यह एक अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। यह एक अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ को चंदबरदाई के पुत्र जल या फिर जल्हड़ ने पूरा किया था। पूरा किया था। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंदबरदाई। समय सीमा क्या है? 1225 से 1249 विक्रमी संवत तक। संस्करण कितने हैं? 4। समय या अध्याय कितने हैं? तो 69, 69। विधा, ये एक महाकाव्य है। इसकी भाषा क्या है? डिंगल। इसका प्रधान रस क्या है? बीर रस। इसका गौड़ रस क्या है? श्रृंगार रस। यह एक कैसा ग्रंथ है भैया? अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसे पूरा किसने किया था? तो इसे पूरा किया था पृथ्वी चंदबरदाई के पुत्र जल या फिर जल्हड़ ने पूरा किया था। यहां तक की बात समझ में आ गई? समझ पाए आप यहां तक की बात भैया? चलिए आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। इसके नायक की बात करें, इसके नायक कौन है? तो इसके नायक हैं पृथ्वीराज चौहान, नायिका संयोगिता, प्रतिनायक जयचंद। नायक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, नायिका संयोगिता, प्रतिनायक प्रतिनायक मतलब विलन, गुंडा। अरे भाई ये हीरो हैं, ये हीरोइन है और ये कौन है? गुंडा। ठीक है।
जयचंद, जयचंद, इसको राजनैतिक त्रासदी किसने कहा है? पृथ्वी राज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐतिहासिक त्रासदी कहा है। ऐतिहासिक त्रासदी कहा है। कहा है। ऐतिहासिक त्रासदी कहा है। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन भैया? सोमेश्वर। स्टोरी यदि आपने ध्यान से समझी है तो आप तुरंत इसका जवाब देंगे सोमेश्वर। माता कमला। मौसी सुंदरी। नाना अनंगपाल। कौन भैया? अनंगपाल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले समझें इसको। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। नायिका कौन है? संयोगिता। प्रतिनायक कौन है? जयचंद। और पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? तो इसे ऐतिहासिक त्रासदी बताया है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज रासो में सोमेश्वर बताया गया, माता का नाम कमला बताया गया, मौसी का नाम सुंदरी बताया गया और नाना का नाम अनंगपाल बताया गया है। चलिए आगे अगला। इस पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है या अंतिम खंड या अंतिम सर्ग जो है वो कौन सा है? तो भैया महोबा खंड है। ठीक है। और यही महोबा की लड़ाई से ही स्टार्ट हो जाता है आपका परमाल रासो। क्या शुरुआत होता भैया? परमाल रासो। सबसे पहले इसके हम लोग संस्करण देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए इसके संस्करण कितने हैं? तो कितने संस्करण इसमें? 4। पहला संस्करण, जो पहला संस्करण दिया गया है उस पहले संस्करण में 16,306 संध है।
16,306 छंद है। क्या भैया? 16,306 छंद है और इसमें 69 समय है। समय समय का मतलब वही अध्याय। उनहत्तर है। ठीक है। इसका प्रकाशन पूछा जाए तो इसका प्रकाशन जो हुआ है नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी काशी से हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। दूसरा संस्करण दूसरा संस्करण जो दूसरा संस्करण दिया गया भैया, उस दूसरे संस्करण में 7,000 छंद हैं। कितने? 7,000 छंद हैं। 7,000 छंद। इस संस्करण का अब तक प्रकाशन नहीं। अब तक प्रकाशन नहीं हुआ है। इस संस्करण की प्रतियां हस्तलिखित प्रतियां प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। तीसरा संस्करण तीसरा संस्करण जो तीसरा संस्करण दिया गया भैया, उसमें 3500 छंद हैं। 3500 छंद और 19 समय है। समय या अध्याय हैं। समय या अध्याय हैं।
इसकी भी प्रति बीकानेर में सुरक्षित है। इसकी भी प्रति बीकानेर में सुरक्षित है। बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण। चौथा संस्करण 1300 छंद, 1300 छंद। इस प्रति को डॉक्टर दशरथ ने मूल प्रति माना है। मूलवा प्रामाणिक प्रति माना है। प्रामाणिक प्रति माना है। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो में संस्करण कितने हैं? 4। पहला संस्करण जो है उसमें छंदों की संख्या कितनी है? तो 16,306। इसमें पूछा जाए समय के अध्याय कितने हैं? तो 69। यही बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा जाए इसके पहले संस्करण का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। पूछा जाए इसका कौन सा ऐसा संस्करण है जिसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है? तो इसका जो दूसरा संस्करण दिया गया इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो का कौन सा ऐसा संस्करण है जिसको डॉक्टर दशरथ जी ने मूल प्रति और प्रामाणिक प्रति माना है? तो वो तीसरी प्रति है। तीसरी प्रति है और सबसे छोटी प्रति भी यही है। सबसे छोटी भी यही है। अरे भाई इसमें 16,306, इसमें 7,000, इसमें 3,500 और इसमें 13। सबसे छोटा संस्करण जो है वो चौथा संस्करण है। सबसे छोटा, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा संस्करण। सबसे बड़ा संस्करण, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने हैं? इसमें 16,306 छंद हैं। छंदों से आप जान सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया आपके? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। लिख लिया भैया? चलिए अब लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। वास्तव में पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वो भी इसी ग्रंथ के आधार पर कहा है। लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। महाकवि माना है। महाकवि माना है। पृथ्वी राजरासों का अंतिम समय या अध्याय महोबा प्रस्ताव माना गया है या महोबा प्रस्ताव है। महोबा प्रस्ताव है। अंतिम समय या अध्याय उनहत्तरवां महोबा प्रस्ताव है और यही महोबा प्रस्ताव से ही प्रारंभ क्या होता भैया? परमाल रासो। परमाल रासो प्रारंभ हो जाता है। पहले तो पृथ्वीराज रासो का ही अंश यह परमाल रासो था। बाद में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने परमाल रासो को स्वतंत्र पुस्तक यानी स्वतंत्र पुस्तक का दर्जा दिया। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से करवाया। आज की बात को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत करूंगा। जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जाता हूं कि कृपया आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक और इस पर कमेंट करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।